दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बायोलॉजी की ये जो हमारी सीरीज यानी कि श्रृंखला चल रही है, इसी को आज फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर, और वो चैप्टर रहेगा हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। यानी कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंतर्गत है ना, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारी बायोलॉजी में, है ना, उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट और जो मजेदार चैप्टर है वो रहेगा हमारा, है ना, नर्वस सिस्टम। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सभी को हम लोग साथ में डील करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं या बनने की पॉसिबिलिटी होती है, उनको भी हम लोग समझते हुए आगे की तरफ, है ना, बढ़ेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग अपना पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, है ना, क्योंकि आज हम लोग जिस मुद्दे पर, है ना, बातचीत करने वाले हैं, है ना, वो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। और इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए भी क्योंकि नर्वस सिस्टम ही है जो हमारी पूरी बॉडी को, यानी पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर नर्वस सिस्टम ना हो तो हमारा शरीर जो है वो किसी काम का नहीं रहता। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। तो जल्दी से सभी लोग हेडिंग बना दीजिएगा, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, है ना, इसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना, है ना, आज का जो ये टॉपिक है। तो जब भी हम नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नर्वस सिस्टम का एक्चुअल में मीनिंग यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम इतना जरूरी क्यों होता है। तो जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे ना, तो ऐसा माना जाता है कि इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यानी कि हमारे मानव शरीर में जितने भी शरीर तंत्र या ह्यूमन बॉडी सिस्टम पाए जाते हैं, है ना, उनमें से अगर हम देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट, है ना, ह्यूमन बॉडी सिस्टम पाया जाता है, या जो मानव शरीर तंत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। यानी आपने देखा कि हमने अभी तक ह्यूमन बॉडी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा, है ना, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्कस किया, हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, या हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा। मतलब कि जितने भी ह्यूमन बॉडी सिस्टम, है ना, हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उन सभी में सबसे जो इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी सिस्टम है वो किसको माना जाता है, वो है हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम को इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि एक तो इसका जो रोल है वो क्या होता है कि, है ना, एक तो जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता में ये हमारी मदद करता है ना। मतलब कि जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो डिसीजन मेकिंग में जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम हमारे साथ काम करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। मतलब कि जब भी आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो उस समय पर हमको कौन हेल्प करेगा, है ना, नर्वस सिस्टम करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जब भी हम, है ना, अपने इमोशन शेयर करते हैं, टू शेयर इमोशंस, यानी कि जब हम अपनी भावनाएं, है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर करते हैं, तो क्या भावनाएं शेयर करनी है ना, और कब इमोशन शेयर करने हैं, इन सारी चीजों को भी कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा, है ना, नर्वस सिस्टम। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये और क्या काम करता है, तो ये काम करता है कि ये आपको टू मूव टूवर्ड्स योर गोल, यानी कि ये वही है ना, टू मूव टूवर्ड्स योर गोल, यानी कि ये वही बॉडी सिस्टम है ना, जो हमें हमारे गोल की तरफ यानी कि लक्ष्य की तरफ जाने के लिए, है ना, ये प्रेरित करता है। क्योंकि दिमाग मतलब जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है ना, या फिर जो हमारे नर्व्स होती हैं, है ना, यही क्या करती हैं, हमें हमारे गोल की तरफ डाइवर्ट करती हैं, है ना, यही हमारे लक्ष्य की तरफ हमें प्रेरित करती हैं। तो ये जो सारे काम है ना, इन सारे काम को करने के लिए कौन सा बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में अभी तक मैंने बताइए क्या क्या बताया, कि जितने भी बॉडी सिस्टम हैं हमारे शरीर के अंदर, है ना, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है ना। और कहां कहां पर ये हमें हेल्प करता है, तो ये एक तो हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में,
है ना, दूसरा ये हेल्प करता है इमोशंस को शेयर करने में, और तीसरा ये कहाँ पर हेल्प करता है, हमें हमारे गोल की तरफ है ना बढ़ने में। अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना, तो नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है ना, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नर्व्स की। किसकी स्टडी करते हैं, है ना, नर्व्स की स्टडी करते हैं। और नर्व्स एक तरह की क्या होती हैं, ये एक तरह की सेल यानी कि कोशिका होती हैं। मतलब कि हमारे नर्वस सिस्टम में है ना जिन सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते ही हो पूरा हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, सेल से, है ना। क्या बिना कोशिका के शरीर का निर्माण संभव है, क्या नहीं है, है ना। इसका मतलब है कि भाई जिस तरह से हमने अलग अलग है ना बॉडी सिस्टम में सभी सेल्स को पढ़ा है, वैसे ही हम लोग नर्वस सिस्टम में किन सेल्स को पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नर्व्स के बारे में, है ना। अब दूसरा अगर हम देखें तो इसी नर्व्स को ही क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है न्यूरॉन सेल। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसी को न्यूरॉन सेल कहा जाता है। यानी कि इसी को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये ऐसा बॉडी सिस्टम है ना, जिसमें हम लोग नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, न्यूरॉन्स के बारे में, है ना, हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब ये जो न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, इनका बेसिकली काम क्या है, तो इनका काम ये होता है कि ट्रांसफर मैसेज, है ना, मतलब कि जो संदेश होते हैं, है ना, जो मैसेजेस होते हैं इन होल बॉडी यानी कि पूरे शरीर में, है ना, अगर हम देखें तो जो मैसेजेस को ट्रांसफर करने का काम होता है, ये कौन करता है, ये हमारी न्यूरॉन सेल करती हैं, ये हमारी नर्व्स करती हैं। यानी इसको आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमने कुछ देखा तो हमने एग्जैक्टली क्या देखा, है ना, ये हमारी आंखों और दिमाग को पहुंचाने का काम कौन करेंगी, नर्व सेल करेंगी यानी न्यूरॉन करती हैं, है ना। किसी चीज को अगर हमने छुआ तो वो चीज ठंडी है या फिर वो चीज कैसी है, गर्म है ना, ये भी हमें कौन बताएगा, यही नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन सेल ही बताती हैं। इसीलिए कहते हैं कि पूरी बॉडी में, है ना, जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, है ना, जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पूरे शरीर में ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है ना, न्यूरॉन सेल यानी कि नर्व्स होती हैं। और इन्हीं नर्व्स की स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र क्या है, यहां तक बताइए, कहानी सब लोगों को क्लियर है क्या, है ना। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र या फिर सिस्टम कौन सा है, नर्वस सिस्टम है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स को शेयर करने में हेल्प करता है ना। तीसरा, हमें अपने गोल की तरफ बढ़ने में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ना। और इस नर्वस सिस्टम में जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है बताइए, नर्व्स कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, नर्व्स, है ना। और नर्व्स को ही क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स। और बायोलॉजी की जिस ब्रांच में न्यूरॉन्स की स्टडी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, उसे हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना। और इसीलिए ब्रेन से संबंधित जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, है ना, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उन्हें हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। और अगर ब्रेन में किसी तरह का, है ना, अगर कोई इशू है या ब्रेन में अगर किसी तरह की बीमारी है, तो अगर नेचुरल बीमारी है कि ब्रेन के किसी हिस्से में कोई डैमेज हुआ है, तो उसे देखने का काम न्यूरोलॉजिस्ट करता है। लेकिन सारी चीजें ठीक है, लेकिन ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, मतलब कि ब्रेन का कंसंट्रेशन एक जगह पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर साइकेट्रिस्ट होते हैं यानी कि मनोवैज्ञानिक होते हैं, और वो फिर दिमाग को सही दिशा में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे केस में व्यक्ति का दिमाग सठिया जाता है ना, उसका जो संतुलन है दिमाग का वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। और उस सठियाए हुए दिमाग को वापस, है ना, सेठ कौन बना देता है, तो वो बनाते हैं फिर साइकेट्रिस्ट, है ना। तो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि
कि फिर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज बताते हैं कि कैसे काम करना है, दिमाग को कहाँ पर लगाना है, कहाँ दिमाग को नहीं लगाना है, और फिर धीरे धीरे जो व्यक्ति है ना, वो रिकवर होने लगता है। और दिमाग का सठियाना मतलब उसके संतुलन का बिगड़ना कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। जैसे आपने सुना होगा एंजाइटी, है ना, एंजाइटी व्यक्ति को हो जाती है। डिप्रेशन, है ना, ये व्यक्ति को हो जाता है। इसके अलावा, है ना, स्किज़ोफ्रेनिया, है ना, ये व्यक्ति को हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, ये व्यक्ति को हो जाता है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना, इससे व्यक्ति जूझने लगता है। तो कई सारी बीमारियां हैं जो पूरी तरह से डायरेक्टली किसको प्रभावित करती हैं? दिमाग को। किसको प्रभावित करती हैं? दिमाग यानी कि ब्रेन को। तो जब हम यही चर्चा करते हैं कि बायोलॉजी में, है ना, जब हम नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स की स्टडी हम लोग करते हैं, तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम, है ना। और न्यूरॉन सेल्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है पूरे शरीर के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफर करना। क्या है? पूरे शरीर के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफर करना। अब हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन्स हैं। अगर आप न्यूरॉन समझ पा रहे हो कि मैं इतनी देर से न्यूरॉन के एरिया हूं, तो ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये न्यूरॉन ये है ना। आप यहाँ पर न्यूरॉन का डायग्राम साफ तौर पर एकदम ठीक तरह से आप देख पा रहे हैं, है ना। जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनका शेप कुछ इस तरह का दिखता है, और ये हमारे, है ना, पूरे शरीर में पाई जाती है। यानी कि अगर हम ब्रेन से शुरू करें तो पैर तक, है ना, पूरी तरह से न्यूरॉन ही न्यूरॉन भरी पड़ी है ना। लेकिन जो न्यूरॉन्स, है ना, सबसे ज्यादा मतलब काम करती हैं, वो होती हैं एक ब्रेन की न्यूरॉन, और दूसरा काम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में जो मौजूद न्यूरॉन्स होती हैं वो, है ना। बाकी न्यूरॉन्स जो शरीर में होती हैं, उनका काम है केवल, है ना, किसी भी चीज को या किसी मैसेज को वहां तक ले जाना। लेकिन प्रोसेस करने का काम, कि एक्चुअल में जो चीज आपने देखा या किसी चीज को आपने छुआ, है ना, ये चीज क्या है, ये बताने का काम कौन करेगा? ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सेल्स, या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में मौजूद न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं, वो ये बताने का काम करती हैं। तो न्यूरॉन सेल कहां पर पाई जाती हैं? वैसे तो पूरे शरीर में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण न्यूरॉन सेल्स कहां पर पाई जाती हैं? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। और, है ना, इनका काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने, है ना, कोई ऐसी चीज छू ली जो क्या है? गर्म है। तो यहाँ की जो न्यूरॉन होगी, हमारी स्किन की न्यूरॉन, है ना, जो हमारे त्वचा में मौजूद न्यूरॉन है, वो जैसे ही हमने छुआ, उस न्यूरॉन सेल ने क्या किया? उस मैसेज को सीधे ट्रांसफर कर दिया कहां पर? ब्रेन में। अगर हमारा ब्रेन सम टाइम बिजी होता है, अगर ब्रेन फ्री है, तो ब्रेन बता देगा, तुरंत प्रोसेस करेगा और बता देगा कि जाके बता दो स्किन को, हाथ हटा ले भैया, वो चीज गर्म है। और सोचो ये कितनी जल्दी प्रोसेस होती है कि हम छूते हैं, मैसेज कितना जल्दी ट्रांसफर होता है, और कितना जल्दी प्रोसेस होके उसे बता दिया जाता, तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ऐसा होता है ना, होता है ना। यही काम होता है न्यूरॉन सेल का, है ना। और जब कभी भी हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सेल्स मान लीजिए बिजी है ना, वो व्यस्त है ना, हम किसी ऐसे काम में लगे हैं जहां पर दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ है। सम टाइम आप देखते हो लोग बोलते भी हैं, कितनी देर से आवाज दे रहे हैं, सुन ही नहीं रही हो। तो जो सुन नहीं रही हो, उसका कारण क्या? कंसंट्रेशन। हम ऐसे काम में लग गए हैं कि एकदम बिल्कुल बाकी काम भूल गए हैं। तो अचानक आप देखोगे जब व्यक्ति कई बार बोलता है ना, तब भी वो मैसेज हमारे शरीर तक पहुंचता है। और जैसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन ने देखा, रीढ़ की हड्डी में जो मौजूद न्यूरॉन्स है, उन्होंने देखा कि यार कब से आवाज दे रही है यार, ये ब्रेन यार अलग जवाब नहीं दे रही है। तो जब ब्रेन जवाब नहीं देता, तो स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स तुरंत जवाब देते हैं, और इसीलिए हमें झटके से हम बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसा करते हैं ना अचानक से। जब कोई बहुत जल्द जोर से आवाज दे रहा हो कई बार से, और नहीं सुन रहे होते हैं, और अचानक उसकी आवाज आती है, तो अपन जल्दी से रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, बोलते हैं। जब झटके से रिस्पॉन्स दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स ने मैसेज का रिप्लाई किया है। यही होते हैं इस नर्वस सिस्टम को पढ़ने का पूरा आधार। मतलब पूरा शरीर, है ना, जो आप इस समय पर बैठ पाए हैं, या जो मैं यहाँ पर खड़े होकर आपके सामने कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, है ना, हम लोग मिलकर जो चर्चा कर रहे हैं, है ना, इसके अलावा आपका जो कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ बना हुआ है, मेरा जो कंसंट्रेशन बोर्ड और आपकी तरफ बना हुआ है ना, ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? यही है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम।
सोचिए अगर ये नर्वस सिस्टम नहीं हो तो बाकी सिस्टम पड़े के पड़े रह जाएंगे। इस शरीर का कोई मोल नहीं है, इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से ये सिस्टम हम सब के लिए समझना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो नर्वस सिस्टम क्या है, आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। अभी मैं आपको आगे ले जाऊंगा, न्यूरॉन सेल के डायग्राम पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक कहानी यहां तक की क्या है, समझ गए क्या। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरली एक स्टेटमेंट यानी एक कहावत अक्सर हम लोग सुनते हैं। लोग बोलते हैं कि जो महिलाएं होती हैं पुरुषों की तुलना में दिमाग उनमें अपेक्षा कम होता है। ऐसा कई बार लोग ऐसा कहते हैं, है ना, जबकि वास्तविकता इसकी ठीक विपरीत है ना। वास्तविकता ठीक इसके उल्टी है। ये एक्चुअली क्या हुआ कि जो पुरुष समाज है ना, उसने अपने आप को शुरू से शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा बोल दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से ज्यादा एक्टिव है ना। और अगर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो पुरुषों को वो आज के समय में आप खुद ही देख सकते हैं हर क्षेत्र में पछाड़ रही हैं, है ना। तो जो ये है ना स्टेटमेंट यहां पर मैंने बोला है ना, इसको तनिक ध्यान से समझिएगा, है ना। हमारे यहां पर क्या हुआ कि दुनिया में ना एक बहुत अच्छे व्यक्ति आए जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया। उनका नाम है डेनियल गोलमैन। क्या नाम है? डेनियल गोलमैन। इन्हें कुछ लोग गोलेमान भी कहते हैं, है ना। तो डेनियल गोलमैन या गोलेमान, है ना, और इन्होंने ही एथिक्स में एक चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया, है ना, जिसकी वजह से पीएससी के सिलेबस में रखा गया है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, है ना, आपका जो चैप्टर है ना हमारे एथिक्स के पेपर में, पेपर 4 में। तो वो डेनियल गोलमैन के एफर्ट्स, उनके प्रयासों से ये हमारे सिलेबस में आया। तो पीएससी वाले तो समझ पा रहे हो, हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। और जो नॉन पीएससी हैं उनको मैं समझा देता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ना। तो ज्यादा अपन को लोड नहीं लेने का। तो ये जो डेनियल गोलमैन साहब हैं, उन्होंने एक क्या बोला स्टेटमेंट जो है उनका, ये है ना काफी प्रचलित हुआ। और इनके स्टेटमेंट में कहानी ये थी कि पुरुष समाज ऐसा बोलता है, एक तरफ मैं मेल और दूसरी तरफ फीमेल्स के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं, है ना। मेल्स और फीमेल्स, है ना। यहाँ पर केवल मैं मेल या फीमेल बस नहीं लिखूंगा कि क्योंकि ये किसी एक महिला या पुरुष के बारे में हो जाएगा, है ना, और पता चला मुझे नीचे घेर लिया गया, है ना। तो मैं ये नहीं चाहूंगा। तो जब भी मैं मेल्स एंड फीमेल्स की बात करता हूं तो मेल्स में ऐसा उन्होंने बताया कि मेल्स ऐसा कहते हैं कि भाई उनके पास जो 20% होता है वो इमोशंस होते हैं। यानी कि पुरुषों में भावनाएं थोड़ी सी क्या होती हैं, है ना, कम होती हैं। जबकि सही बात यह है कि पुरुषों में भावनाएं होती हैं, बस उसे प्रदर्शित नहीं किया जाता है ना। जो 20% है ये इमोशंस होते हैं, और 80% जो होता है ना, ये पुरुष अपने आप को बोलता है कि हम लॉजिकल होते हैं, हम तार्किकता पर विश्वास करते हैं, है ना। दूसरी तरफ फीमेल्स में यही कहानी ठीक उल्टी उन्होंने मानी। उनका मानना ये था कि जो है ना 20% होता है ना, ये ऐसा माना गया सोसाइटी की तरफ से कि लॉजिकल होता है, और 80% जो होता है ना, वो इमोशंस होता है, यानी कि वहां पर भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। डेनियल गोलमैन ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति में इमोशन के साथ इंटेलिजेंस हो, कि बुद्धि का प्रयोग करे, लेकिन अगर भावनाओं को ध्यान में रखकर बुद्धि का प्रयोग करेगा तो उस व्यक्ति के जीवन में सफल होने की संभावनाएं ज्यादा है ना। और जिन व्यक्ति के पास इमोशंस यानी कि भावनाएं नहीं है ना, अगर वो व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट या कठोर रहकर अगर व्यवहार करेगा तो उसकी स्वाभाविक सी बात है कि पूरी सोसाइटी, पूरे समाज में सभी लोगों से नहीं बन पाती है ना। और वो व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में सफल हो सकता है, लेकिन पूरे समाज में वो अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान को बरकरार नहीं रख सकता है। तो दरअसल ये हुआ, ये पुरुष समाज नहीं बनाया, क्योंकि शुरुआत में हमारा समाज कैसा था, है ना, पैट्रियोटिक सोसाइटी आज भी है ना। पैट्रियोटिक सोसाइटी मतलब कि पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज है। और पुरुष प्रधान समाज में क्या है कि शुरुआत से ही पुरुषों ने अपने पास शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा रख ली, और उन्होंने महिलाओं के जो कार्य हैं उनको उन्होंने निश्चित कर दिए कि इनका काम घर के भीतर का ही होगा, है ना, पर्दे के पीछे ही, है ना, ये सारे अपना काम जो है घरेलू काम, है ना, वो करेंगे। और उन्हें एजुकेशन यानी कि शिक्षा से आप देखिए बहुत दूर रखा गया।
जबकि जिस समय पर ये नियम कानून बनाए गए, ये बात तब की है, सोचिए, जब हमारे यहाँ पर वैदिक काल का समय चल रहा था, वैदिक एरा का टाइम था वो। और वैदिक एरा का समय का मतलब वेद वगैरह लिखे जा रहे थे, बहुत सारे अदर जो टेक्स्ट हैं, है ना, अन्य ग्रंथों की भी उस समय पर रचना हमारे देश में चल रही थी। उस समय पर पुरुष समाज ने महिलाओं को शिक्षा से क्या किया, वंचित किया। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जिन महिलाओं ने उस समय पर शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने पुरुष समाज को जबरदस्त चुनौती दी थी, है ना। आपने प्राचीन विदुषियों के नाम आपने सुने होंगे, जिनमें से आपने नाम सुना होगा गार्गी का, आपने नाम सुना होगा अपाला का, आपने नाम सुना होगा घोषा का, आपने नाम सुना होगा सिक्ता का, आपने नाम सुना होगा काक्षावृत्ति का, आपने नाम सुना होगा मैत्रेयी का, आपने भारती का नाम सुना होगा। ये सब ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने उस समय पर एक से बढ़कर एक ज्ञानी पुरुषों को चुनौती तक दी, है ना। हमारे प्राचीन काल में एक ऋषि हुआ करते थे, याज्ञवल्क्य ऋषि, है ना, जिनको ऐसा लगता था कि उनके पास बड़ा ज्ञान है ना, और सारे प्रश्नों के जो जवाब हैं वो उन्हें आता है। तो कहते हैं कि एक बार राजा जनक ने विद्वानों की एक सभा आयोजित की। राजा जनक, आप समझ पा रहे होंगे राजा जनक कौन है ना, हाँ, नाना जी। तो अपने नाना जी हुए ना, माता सीता के पिताजी थे। तो जो राजा जनक थे, उन्होंने विद्वानों की एक सभा आयोजित की, और उस सभा में देश विदेश के जितने भी ज्ञानी व्यक्ति थे सबको आमंत्रित किया गया। और जब सब आमंत्रित हुए तो याज्ञवल्क्य ऋषि भी वहां पहुंचे। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि इस सभा में मौजूद कोई ऐसा व्यक्ति जो सभा में पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर देगा, मेरे गौशाला में बंधी हुई सारी जो गायें हैं वो उसकी होंगी। और उस समय पर गाय की कीमत हमारे सोसाइटी में ना बहुत ज्यादा थी। गाय को अघन्या कहा जाता था, मतलब कि जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है। और 100 व्यक्तियों के बराबर एक गाय की कीमत हुआ करती थी, है ना। ये आप लोग प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। तो जब ये सिनेरियो हुआ तो एक एक करके जो विद्वान थे वो उठना शुरू हुए। सबने अपने अपने योग्यता का परिचय देना प्रारंभ किया। और जब योग्यता का परिचय दिया तो फिर अंततः नंबर किसका आया? अंततः नंबर आया याज्ञवल्क्य ऋषि का। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, हाँ भैया लोग पूछो। अब सभा में सबने प्रश्न करने शुरू किए और सभी के प्रश्नों का धीरे धीरे उत्तर उन्होंने देना शुरू किया। उसके बाद उसी सभा में मौजूद एक विदुषी यानी कि महिला विद्वान ने याज्ञवल्क्य ऋषि को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। उन्हें अपना नॉलेज तक चेक करने पर मजबूर होना पड़ा, और वही थी गार्गी। कौन थी? गार्गी। गार्गी के सवाल इतने तीखे थे, गार्गी के सवाल इतने प्रैक्टिकल थे, जो उस सभा में एक भी पुरुष समाज नहीं पूछ पाया था। एक भी पुरुष समाज नहीं पूछ पाया था। और उन्होंने प्रश्न किए, हालांकि उनके प्रश्नों के उत्तर भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने दिए, लेकिन उनकी हालत खराब हो गई वहां तक पहुंचने में। और अंततः गार्गी ही थी जिन्होंने उस सभा में खड़े होकर फाइनली ये ऐलान कर दिया कि अगर इन्होंने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो मैं ये कह देती हूं कि असली विजेता इस सभा के यही है। और फिर उसके बाद राजा जनक के गौशाला में बंधी समस्त जो गायें थी, है ना, वो याज्ञवल्क्य ऋषि को प्राप्त हुई। वैसे ही एक कहानी, है ना, मैंने आपको एक दिन थोड़ा सा और सुनाया था। और मैंने आपको कहानी सुनाई थी आदि गुरु शंकराचार्य की, है ना। शंकराचार्य भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति, पहुंच गए बिहार के मिथिला क्षेत्र में, और वहां मुलाकात हो गई मंडल मिश्र से, है ना। मंडल मिश्र ये मीमांसा दर्शन को मानते थे। मीमांसा दर्शन एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन है हमारे यहाँ पर जो वेदों पर विश्वास तो करती है, लेकिन ये फिलॉसफी कहती है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, ये पूरी तरह से हम सहमत नहीं, है ना। हमारे 6 दर्शनों में सांख्य और मीमांसा, सांख्य दिया था कपिल मुनि ने, है ना, और मीमांसा दर्शन दिया था जैमिनी ने। और सांख्य और मीमांसा दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वेद को मानते हैं। वो कहते हैं वेद जो हैं वो हैं, हम सही मानते हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करना ये उनके लिए संभव नहीं था। तो मंडल मिश्र जो थे वो मीमांसा दर्शन के बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। और दूसरी तरफ हमारे जो व्यक्ति थे वो कौन थे? आदिगुरु शंकराचार्य जी, जो वेदांत दर्शन के ज्ञानी थे। और वेदांत का मतलब क्या? कि जो वेदों को भी मानता है और जो ईश्वर को भी मानता है ना। और दोनों में जब डिबेट हुई तो कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति, मंडल मिश्र को हरा देते हैं।
लेकिन उनकी पत्नी भारती ने जब चैलेंज दिया कि एक विवाहित व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक दोनों पराजित ना हो, पति पत्नी, और फिर भारती ने कम्युनिकेट किया, संवाद किया उनसे, और भारती से शंकराचार्य जी हार गए थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब जब महिलाओं को समाज में अवसर मिला है, उन्होंने पुरुष समाज को जबरदस्त चुनौती शुरू से दी है। तो ये तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था, मैं आपको इतिहास की तरफ बस मोड़ कर ले गया। समझाने का सिर्फ मतलब यह है कि ये जो डेनियल गोलमैन साहब कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस भी पर्सन में इमोशंस के साथ साथ अगर लॉजिक है, तो उस व्यक्ति के जीवन में सफल होने की संभावनाएं ज्यादा है। और ये जो रेशियो बनाया, ये रेशियो किसने निर्धारित किया? ये किया था पुरुष समाज ने। पुरुष समाज ने कहा हाँ होता है इमोशन, पर ये छोटे छोटे इमोशन नहीं होते क्या, है ना। पुरुष समाज तार्किक होता है, बुद्धिमत्ता पर बात करता है, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए दिमाग पर नियंत्रण पुरुष समाज पर ही नहीं होता है। उन्हें अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं। महिलाओं का अपने दिमाग पर नियंत्रण पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। इसीलिए जितने भी उस समय के सरल सरल काम थे ना, वो सरल सरल काम पुरुष समाज ने छांट लिए। बाहर का काम हम देखेंगे। और जितने भी घरेलू काम थे ना, या बच्चे संभालने वाले काम थे, वो सब काम जो टिपिकल काम है वो सौंप दिए महिलाओं को। अब आप सोचो कि व्यक्ति चाहे 10 घंटे बाहर काम कर ले, लेकिन अगर वो 2 घंटे बच्चों को संभाल लेना, तो वो 10 घंटे से ज्यादा भारी है। बच्चे हालत खराब करके रख देंगे। बच्चे को संभालना 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूं 20 मिनट संभालना हालत खराब हो जाएगी। बच्चे ना आपको इरिटेट करके रख देते हैं। ना तो आप अपने मन का कोई काम नहीं कर पाओगे, अगर आपने बच्चे देखना शुरू किया आप कोई काम नहीं कर पाओगे। जिससे सबसे ज्यादा जुड़ाव है मोबाइल से, मोबाइल कुछ क्षण के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल में लगे रहे तो बच्चा दूर हो जाएगा, है ना। खाना बनाना, पोछा लगाना। अब अगर ये काम करते हैं जो पुरुष, वो ये तो नहीं कहेंगे कि महिलाएं ये काम बहुत आसान करती हैं, है ना। देखो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, ये उनका व्यक्तिगत शौक है। मैं यहाँ पर अधिकांश पुरुष समाज की बात कर रहा हूँ, जिसने साधारण साधारण काम क्या कर लिए, छांट लिए, और कठिन काम जो है वो महिलाओं को सौंप दिए, है ना। और आजकल देखिए वही चीज क्या हुआ कि जैसे ही इमोशंस के साथ साथ महिलाओं में लॉजिकल यानी बुद्धिमत्ता की शक्ति बढ़ी, कैसे, एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से, उन्होंने भी कहा घर का काम करो तो करो तुम, नहीं तो नहीं होगा। सीधी बात, सिंपल बात। हम भी घूमेंगे बाहर, हम भी करेंगे नौकरी। खूब बोलते हो ना बाहर काम करेंगे, हम भी बाहर का काम करेंगे, और उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है। देखिए आप भले बाहर चाहे जितना भी काम करते हो, लेकिन 4 लोगों से आपकी मुलाकात, मिलना जुलना लगा रहता है ना, आपका दिमाग जो है ना वो ठीक रहता है। और जो आप सोचिए घर में एक ही बंद कमरे में और पूरे दिन उसी काम में अगर कोई लगा रहे, वो इरिटेट होना स्वाभाविक हो जाता है। तो डेनियल गोलमैन साहब ने यही कहा था कि फ्यूचर यानी कि भविष्य जो होगा, है ना, फ्यूचर में, है ना, जो रोल होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना, वो फीमेल्स यानी कि महिलाओं का ही होगा। और ये बात यहाँ पर आज के समय में आप देख रहे हैं, ये सच होती हुई प्रतीत हो रही है। आप किसी भी एग्जाम में देखिए पुरुषों को कड़ी चुनौती मिल रही है। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में देखिए पुरुष समाज को जबरदस्त चैलेंज मिल रहा है। और ये डेनियल गोलमैन ने बहुत पहले कह दिया था, है ना। तो जहां पर इमोशन है, इमोशन के साथ साथ इंटेलिजेंस है, वहां पर सफल होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप सक्सेस होने के बाद अगर आप जनता की समस्या को समझेंगे नहीं, इमोशन आपके अंदर आएगा नहीं, तो आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आप जनता की समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं, तो फिर आपके नौकरी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि आप जनता के सेवक बनने जा रहे हैं। आप जनता के लिए काम करोगे, आपका काम है लोगों के लिए अपनी ड्यूटी करना। और सोचो आप, जब आप में इमोशन ही नहीं होंगे तो क्या दूसरों की समस्याओं को समझ पाओगे आप? वो कितना रिस्पेक्ट देते हैं, आपके सामने आएंगे, साहब साहब हमारी बकरी चोरी हो गई साहब। अब जब तक नहीं समझ पा रहे हैं उस बकरी की वैल्यू, कि उस परिवार का पूरा जो आधार है उस बकरी पर चल रहा है,
तो आप उसकी समस्या को नहीं समझ पाएंगे और ना आप काम कर पाएंगे। आप अगर ऐसे हल्के में ले लिए, चलो उधर बकरी ढूंढ रहे हैं, अब यही काम बचा है क्या? अरे भैया आपका काम है वो, आप ढूंढो। वो देखो वो पंचायत देव सीरीज में सीसीटीवी कैमरा लगा था तो अपनी बकरी ढूंढ रहा था सीसीटीवी में बैठ के, देखे थे। अब एक व्यक्ति, उस साधारण व्यक्ति के लिए एक बकरी की वैल्यू कितनी हो गई ये आपने समझा? 3 घंटे वहीं पर बैठा हुआ था, लड़ाई चल रही है, लड़ाई में भी शामिल था, है ना। प्रधान और होने वाली प्रधान के, वो दो महिलाओं के बीच में लड़ाई हुई, उसमें भी बीच में आ गया था। तो ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये जो हमारी नर्व सेल है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, यही व्यक्ति को सफल बनाता है। और अगर न्यूरॉन्स यानी कि इंटेलिजेंस के साथ साथ, है ना, अगर इमोशंस अगर उसमें कनेक्ट हो जाए तो सफलता यानी सक्सेस की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं यहां पर मैंने आपको, है ना, इनको समझाने की कोशिश की है। तो जब मैं यहां पर बात कर रही हूं नर्वस सिस्टम के बारे में, तो आप मुझे बताइए नर्वस सिस्टम सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? नर्वस सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्यों है? मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं? अरे अल्ले पल्ले पड़ रही है ये, है ना, वेरी गुड। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर ये डेनियल गोलमैन का जो स्टेटमेंट था, है ना, इस पर हम लोगों ने बातचीत की। अब जैसा मैंने एक चीज आपको बोला, क्या बोला कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है? नर्वस सिस्टम, है ना, जो हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है। अब एक बात बताइए, नर्वस सिस्टम में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? नर्व्स के बारे में ना? अरे हाँ कि ना? नर्व्स यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। अरे बोलो, नर्व्स या न्यूरॉन्स ही कहते हैं ना। किसी की समस्या हो तो इंद्रपुरी छोड़ दो, है ना। नर्व्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, बोलते हैं। तो जब हम नर्व्स की बात करते हैं तो नर्व्स कहां पर पाई जाती हैं? होल बॉडी यानी कि पूरे शरीर में। बस सबसे ज्यादा काम कहाँ के नर्व्स या न्यूरॉन्स करती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, है ना। और बाकी ये होती पूरे शरीर में है। और इसीलिए कहते हैं कि इन नर्व्स को, है ना, दो पार्ट में नर्वस सिस्टम या नर्व्स को यहां पर डिवाइड कर दिया जाता है ना। और जब हम नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं तो एक को बोला जाता है CNS और एक को बोला जाता है PNS, है ना। एक को हम लोग बोल रहे थे क्या? एक को हम लोग बोल रहे थे CNS और एक को हम लोग क्या बोल रहे थे बताइए? तो एक को हम लोग कह रहे थे PNS। यानी नर्वस सिस्टम हमारा कितने हिस्सों में बटा हुआ है? दो भागों में ये बटा हुआ है। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना, CNS और PNS। अब ये जो CNS है इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना। और इसमें शामिल किया जाता है दो को, एक तो शामिल हम करते हैं ब्रेन को और दूसरा शामिल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? तो ये आपको पता ही है, मस्तिष्क। और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग क्या लिखते हैं? मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे हम लोग मेरुदंड कहते हैं। एक बात बताइए, यहां तक की कहानी समझ में आई? यानी नर्वस सिस्टम कितने हिस्सों में बटा हुआ है बताइए? दो हिस्सों में, है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं? CNS और एक को हम लोग क्या कहते हैं? PNS। CNS का मतलब होता है कि जो नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या जहां के नर्व्स या न्यूरॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको हमने क्या नाम दिया? CNS, है ना। मतलब कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और इसमें आते हैं दो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ब्रेन में जो नर्व्स या न्यूरॉन होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अरे बोलिए हाँ कि ना? अरे बोलिए हाँ कि ना? हाँ। और दूसरा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समानांतर तंत्रिका तंत्र होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये होता है PNS, है ना। अब इसमें समझिए आप कि ये का है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस नहीं है कि नर्वस हो क्या? वो वाला नर्वस नहीं है, ये तंत्रिका तंत्र वाला है ना। कि कुछ लोग समझ लें वो नर्वस नहीं है ना। तो PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसमें आता है न्यूरॉन्स जो है, मतलब नर्व्स,
वो जो अदर पार्ट्स में हैं, अन्य अंगों में जो हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो न्यूरॉन्स या नर्व्स अन्य अंगों में पाई जाती हैं, किनको किनको छोड़कर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर शरीर में जितने भी न्यूरॉन्स है वो सब किसका हिस्सा है? वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स है वो किसका हिस्सा है? तो वो है सीएनएस का। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, आपको समझ में आया क्या? अरे बोलिए, आपको समझ में आया क्या? है ना। तो नर्वस सिस्टम में जो भी हमने बेसिक चीजें पढ़ी वो, और दूसरा नर्वस सिस्टम कितने हिस्सों में बटा? दो, है ना, सीएनएस और एक को हम लोग क्या कहते हैं? पीएनएस, है ना। सीएनएस का मतलब ये होता है कि ऐसे न्यूरॉन्स या ऐसे नर्व्स, है ना, जो सबसे ज्यादा, है ना, महत्वपूर्ण होती हैं, है ना, उनको हम लोग सीएनएस में रखते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स हैं वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं। बाकी लोगों का काम क्या है? बाकी अदर न्यूरॉन्स का काम क्या है? केवल मैसेज को लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। लेकिन क्या मैसेज है, मैसेज क्यों देना है, ये सारी चीजें बताने का काम कौन करेगा बताइए? अरे कौन करेगा? है ना, ये करेगा, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स, है ना। और पीएनएस में उन न्यूरॉन्स को हम लोग शामिल करते हैं, है ना, जो न्यूरॉन्स अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हैं, मतलब हाथ में है, पैर में है ना। ये सारे काम, है ना, यहाँ पर मौजूद नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स द्वारा किया जाता है। तो नर्वस सिस्टम के होते हैं दो हिस्से। अरे बोलिए हाँ कि ना। अरे बोलिए हाँ। हाँ। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तनिक आगे। तो ब्रेन में मौजूद और स्पाइनल कॉर्ड में, तो पहले कौन काम करता है बताइए? ब्रेन। और अगर ब्रेन बिजी है तो फिर कहाँ के न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के, है ना। और मैसेजेस को लेकर इन तक कौन पहुंचाता है? पीएनएस वाले। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और आगे। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर आप देखो तो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अब किसके बारे में? न्यूरॉन्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? न्यूरॉन्स। क्योंकि नर्वस सिस्टम में पढ़ा ही किसके बारे में जाता है? न्यूरॉन्स के बारे में। अरे बोलिए, किसके बारे में? न्यूरॉन्स के बारे में ना। तो जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स क्या है? ये एक टाइप ऑफ सेल, है ना। टाइप ऑफ सेल मतलब कि एक प्रकार की क्या है? ये कोशिका है। एक प्रकार की क्या है? ये कोशिका है। एक प्रकार की कोशिका है। और ये कोशिकाएं सबसे महत्वपूर्ण कहां पर होती हैं? लगभग ब्रेन में। तो ब्रेन में अगर आप एक चीज बताओ कि ब्रेन में कितने टाइप की सेल पाई जाती हैं? ब्रेन में दो सेल्स होती हैं, है ना। एक को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन सेल्स, और एक को क्या बोला जाता है? ग्लियल सेल। अरे बोलते हैं कि ना? अरे हाँ। तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में कितनी तरह की कोशिकाएं मिलती हैं? दो। भाई ब्रेन भी हमारे शरीर का एक अंग है, और शरीर का निर्माण ही सेल से हुआ है। तो ब्रेन भी किससे मिलकर बनेगा? सेल से। तो ब्रेन में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक को कहते हैं न्यूरॉन सेल्स और एक को कहते हैं ग्लियल सेल्स। अब ये जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं ये पाई जाती हैं लगभग 90%, और ग्लियल सेल पाई जाती हैं लगभग 10%, यानी कि 10%, है ना। अब ये जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं इनमें आपने, है ना, सुना होगा, मैंने बताया भी है कि इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, और इसीलिए सर पर अगर चोट लग जाए तो रिकवर होने की संभावना सबसे कम होती है ना। इसीलिए बोलते हैं हेलमेट लगा लो, हेलमेट, बोलते हैं ना हेलमेट लगाने को। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसलिए हेलमेट लगाना चाहिए। तो अब अगर नहीं लगा रहे थे तो नर्वस सिस्टम पढ़ के लगा लेना पापियों, है ना। तो जब हम न्यूरॉन सेल्स की बात करते हैं तो ब्रेन में ये 90% है, और इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। और सेल डिवीजन नहीं होगा इसका मतलब है कि जो ब्रेन में बनने वाला ब्रेन ट्यूमर है, जो एक तरह का कैंसर है, वो इसकी वजह से तो नहीं होता है। क्योंकि कैंसर क्या होता है? जब जरूरत से ज्यादा सेल क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। भाई डैमेज हुई ब्रेन में दो सेल, है ना। तो एक बात बताओ, ब्रेन को ठीक करने के लिए चाहिए भी कितनी सेल? दो सेल, है ना। अब अगर
इतना ज्यादा डिवीजन हो गया कि 2,20,00,000 सेल अगर बन गई तो वही होता है कैंसर। जरूरत से ज्यादा सेल डिवीजन क्या होता है? कैंसर होता है। कैंसर के लिए जिम्मेदार सेल होती हैं ये, जिनको हम कहते हैं ग्लियल सेल्स, और ये 10% होती हैं, और इनमें सेल डिवीजन होता है। क्योंकि जिसमें सेल डिवीजन होगा ही नहीं, मतलब कि ये, तो इसकी वजह से तो ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। और जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो ब्रेन ट्यूमर होता है, बोलिए किसकी वजह से? तो वो होता है ग्लियल सेल की वजह से। किसकी वजह से होता है ना? ग्लियल सेल की वजह से होता है। यहां तक की कहानी मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं है? अरे बताइए, कहानी यहां तक की सब लोगों को क्लियर है ना? तो हम लोग नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स यानी नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, जो एक प्रकार की सेल है, एक प्रकार की कोशिका है ना? और इन कोशिकाओं का सर्वाधिक रोल कहां पर होता है? ब्रेन का, है ना? ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होती हैं वो सबसे ज्यादा जो है एक्टिव होती हैं, और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड वाली होती हैं। ब्रेन में कितने तरह की सेल्स होती हैं? दो। एक को न्यूरॉन सेल कहते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, और एक को हम लोग बोलते हैं, है ना, ग्लियल कोशिकाएं। तो दो तरह की कोशिकाएं हो गई, न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका 90% और ग्लियल सेल 10%। एक में सेल डिवीजन नहीं होता, इसका मतलब ब्रेन ट्यूमर इसकी वजह से तो नहीं होगा। लेकिन जो सर में लग गई चोट, तो फिर ठीक नहीं होता व्यक्ति, ज्यादातर गंभीर चोट लगने पर मृत्यु हुई हो जाती है, उसके लिए जिम्मेदार यही है, क्योंकि 90% यही है। और 10% क्या है? ग्लियल सेल्स हैं, लेकिन उनमें सेल डिवीजन होता है। न्यूरॉन के अलावा ब्रेन में जितनी सेल होती हैं सब ग्लियल होती। न्यूरॉन के अलावा, न्यूरॉन कैसे दिखता है अभी आपने देखा ना डायग्राम में? जब ब्रेन को खोला, और ब्रेन को खोलने के बाद जब अपन स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ कुछ जगह पर वैसा आपको स्ट्रक्चर दिखा, जहां वो दिखेगा समझ जाएंगे क्या है वो, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स के अलावा जितनी सेल ब्रेन में मिलती हैं वो सब ग्लियल है। क्या है? ग्लियल। और ये 10% होती हैं, इन्हीं की वजह से ब्रेन ट्यूमर व्यक्ति को होता है। समझ गए यहां तक की कहानी? अब उसके बाद अगर हम समझें आगे की कहानी, तो ये कि ये जो न्यूरॉन्स होती हैं, मतलब कि तंत्रिका कोशिकाएं, स्वाभाविक सी बात है कि ब्रेन में भी दो टाइप की सेल हैं, उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? न्यूरॉन सेल्स का, 90% है ना? है ना? अब ये जो न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका होती हैं, इस न्यूरॉन्स के ना बेसिकली अगर हम देखें तो चार पार्ट होते हैं, चार हिस्से होते हैं इसके। कितने पार्ट होते हैं इसके? इसके चार पार्ट्स होते हैं, चार हिस्से होते हैं इसके, है ना? न्यूरॉन चार हिस्सों में बटा होता है, जिसमें से पहले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना? पहले हिस्से को कहा जाता है साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। साइटोन को सेल बॉडी भी कहते हैं, और इसी को सोमा भी कहा जाता है। सोमा, है ना? न्यूरॉन का जो पहला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोन कहते हैं। भाई न्यूरॉन के बहुत सारे क्या हैं? अंग हैं। जैसे आपने इतना बड़ा डायग्राम देखा, कितना है ना लंबा हमें देखने को मिल रहा था न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन सेल कई भागों में बटा हुआ है ना? इट हैज बीन डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स, जिसमें से पहला है साइटोन, है ना? दूसरे नंबर पर आ जाता है डेंड्रॉन। क्या आ जाता है? डेंड्रॉन। तीसरे नंबर पर आ जाता है डेंड्राइट्स। क्या आ जाता है? डेंड्राइट्स। और चौथे नंबर पर आ जाता है एक्सॉन। क्या आ जाता है? एक्सॉन। तो न्यूरॉन सेल के कितने भाग होते हैं, या न्यूरॉन सेल कितने पार्ट में बटा होता है बताइए? तो वो बटा होता है, अरे कितने पार्ट में? चार, है ना? पहले को हम लोग क्या कह रहे हैं? साइटोन। दूसरे को क्या कह रहे हैं? डेंड्रॉन। तीसरे को क्या कहा जाता है बताइए? डेंड्राइट्स। और जो चौथा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन, है ना? अब इन सब का काम क्या है, तो इसको समझने के लिए आप जुड़े रहिएगा इसी प्लेटफॉर्म के साथ। अगले सेशन में हम लोग, है ना, इसी मुद्दे पर चर्चा को अपने आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पूरा बेस था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, वो जानकारी ठीक तरीके से आपके दिमाग तक पहुंच गई है ना? आप एक बार रिवाइज करिएगा, आप एक बार पढ़िएगा, देन उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। अरे बताइए, क्लियर है क्या सबको? चलिए, तो बाकी ये चार पार्ट और बाकी हम लोग नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन वगैरह के बारे में चर्चा हम लोग कल के सेशन में करेंगे।
तो बस अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और होमवर्क कल आप लोग करके आइएगा। मिलते हैं हम कल के सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।